कैसे हो दोस्तों। आज से हम क्लास 10th का साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल फार्मूला क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे डिटेल में देखेंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर कुछ देखो लिखा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। यानी मिल्क है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर के दिन में मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाता है, क्या होता है आप सभी जानते होंगे कि मिल्क को रखने पर फट जाता है ज़्यादा देर तक रखने पर। उसी तरह से एन आयरन तवा या पैन या नेल इज लेफ्ट या एक्सपोज टू ह्यूमन एटमोसफेयर। अगर लोहे की कुछ वस्तुओं को आर्द्र वायु में रख दिया जाता है तो क्या होता है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है, उसके सरफेस पर ब्राउन कलर का एक मटेरियल आना चालू हो जाती है। और फूड जब कुक किया जाता है तब क्या होता है, तो फूड तो इस टाइप से अब देखो कि ये सारे जो एग्जांपल हैं दोस्तों वो केमिकल चेंज का एग्जांपल है। और आपने पिछले क्लास में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जरूर पढ़ा होगा। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, ये तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना बता देता हूँ कि वो केमिकल चेंज अगर हो गया है तो उसको रिवर्स केमिकल प्रोसेस द्वारा ही किया जा सकता है। अब फिजिकल चेंज हुआ है तो फिजिकल प्रोसेस द्वारा किया जा सकता है। जैसा कि आप देखो कि केमिकल चेंज का कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। दूध से दही बनना, ये क्या हो गया, केमिकल चेंज होगा। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल क्या है, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन कर लो अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से रब करके 3-4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन क्लीन कर लो। होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एस। जो राख जमा होंगे उसे कलेक्ट कर लो। तो आप क्या देखोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। यानी चमकीला व्हाइट रंग के फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन जलता है एंड चेंज इनटू ए व्हाइट पाउडर। व्हाइट कलर का पाउडर में चेंज हो जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन जाता है। अब देखते हैं कि दोस्तों कि केमिकल चेंज है उसे कैसे पहचानेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है। We can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place. केमिकल रिएक्शन हुआ है इसका पहचान करने के लिए अगर इनमें से कोई भी एक चेंज होता है तो जान जाओ केमिकल रिएक्शन हुआ है। एंड चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस वगैरह, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रहा है, या चेंज इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ हो। अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि यहाँ देखो कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, बना ना। तो उसको अब क्या करते हैं कि एक तो वर्ड्स में बताएं, सेंटेंस बताएं, अगर उसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखें या फार्मूला के फॉर्म में तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अगर उसको वर्ड के फॉर्म में लिखें तो वर्ड इक्वेशन। जैसा कि हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कर दिया, एरो के निशान देकर मैग्नीशियम ऑक्साइड कर दिए, तो ये तो रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। तो इसे वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। और इसी को अगर हम फार्मूला के रूप में लिख दें, मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड के MgO, तो ये हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। और जो केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं तो रिएक्शन से पहले जो रहता है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्शन के बाद जो बनता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अगर
एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो दोनों के बीच में प्लस रहेगा साइन, और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो उनके बीच में भी प्लस का साइन रहेगा। और जो रिएक्टेंट है इक्वेशन लिखते समय लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में। ये बात आप याद रखना। अब कैसे लिखना है, जैसा कि आपको वही जो पहले एग्जांपल देखा था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन O2, एंड प्रोडक्ट साइड में MgO। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि जो ये वाला इक्वेशन है बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में सभी एलिमेंट्स का एटम की संख्या समान होगा, बराबर होगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हो मैग्नीशियम यहाँ के इधर रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम 1 है। लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1 है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है नहीं, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे इसके कर पाएंगे, मैग्नीशियम 2Mg यहाँ कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और मैग्नीशियम के पहले भी 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। अब बैलेंस करने के क्या नियम है उसे अब देखते हैं। जैसा कि यहाँ आप एक देख सकते हो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का दिया हुआ है इक्वेशन, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, इसे रिएक्शन के बाद जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन बनता है। तो ये देखते हैं कि बैलेंस्ड है कि नहीं। तो जिंक इधर 1 है, इधर भी जिंक 1 है, इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर सल्फर में सल्फर 1, इधर भी सल्फर 1, और ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 4। तो ये क्या है, बैलेंस्ड है। बैलेंस चेक करने के लिए आपको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में काउंट करके सभी तत्व देख लो कि समान है कि नहीं। जैसे जिंक यहाँ 1, इधर 1, हाइड्रोजन 1, इधर भी 2 है ना, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। अब ये वाला देखते हैं कि जो अगला इक्वेशन है बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसे बैलेंस करना होगा, कैसे करेंगे ये भी आपको बताएंगे। जैसा कि यहाँ आप देखते हो आयरन यहाँ 1 है, लेकिन इधर आयरन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 4, यानी यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि इधर में है आयरन की संख्या अलग अलग है दोनों साइड में, उसके साथ साथ ऑक्सीजन की संख्या अलग अलग है, हाइड्रोजन के समान है। तो इसे बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस कैसे किया जाता है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड हैं तो उनमें से देखो कि किस कंपाउंड या एलिमेंट में, मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा एटम्स है, और उसको फाइंड कर लो। और उसमें भी देखो, अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें भी देखो कि उसमें कौन सा एलिमेंट का सबसे ज़्यादा एटम है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखते हैं कि इसमें आयरन में बस 1 है, H2O में 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, यहाँ 3 हो गया। Fe3O4 में आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4, 3 4 7, हाइड्रोजन में 2, तो सबसे ज़्यादा Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड में है। और इसमें फेरिक ऑक्साइड में सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसके एलिमेंट को बैलेंस करना होगा। और उसमें भी सबसे पहले उसको चूज करेंगे कि जिसमें ज़्यादा एटम्स हो। तो फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद आयरन को बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो H2O के पहले 4 लगा देना होगा। तो 4 लगा देना देंगे, लेकिन फिर 4 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो फिर यहाँ एक और 4 लगाना पड़ेगा H2 के पहले। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो ये वाला इक्वेशन है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि जब बैलेंस करोगे तो बैलेंस करने से पहले जो रियल इक्वेशन है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। उसको चारों ओर बॉक्स डाल दो, और बॉक्स नहीं भी डालो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान रखना कि उसके में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। हाँ, उसके कोफिशिएंट लगा सकते हैं, कोफिशिएंट में जैसे आयरन के बगल में लगा सकते हैं, H2O के साइड में लगा सकते हैं कोफिशिएंट, लेकिन इक्वेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसलिए इसको बॉक्स कर दिए ताकि इसमें कोई छेड़छाड़ ना करें। अब देखते हैं कि सभी में किस में क्या करना है। तो यहाँ पर ही सबसे पहले आपको बताया कि ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, तो H2O के पहले 4 लगा देंगे, तो 4 लगा देंगे तो 4 O हो जाएगा, इधर भी 4 O हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 4 लगा दिए, 4 H लगा दिए, तब ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन इधर 8 हो जाएगा, इधर 2 हो गया। तो फिर उसके करने के लिए क्या करेंगे, H2 के पहले 4 लगा देंगे, तो 4 दूना 8, इधर ये भी 8 हो जाएगा। फिर अब मेरा बच जाएगा आयरन, आयरन बच जाएगा ना,
आयरन बच जाएगा, तो आयरन के लिए यहाँ 3 लगा देंगे Fe के पहले। तो यहाँ देख लो, यहाँ 4 लगा दिए। अब अगला स्टेप में Fe के पहले 3 लगा देंगे। इस तरह से ये इक्वेशन पूरा बैलेंस्ड हो गया। अब इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन के बाद या पहले कंजर्वेशन ऑफ मास वाला जो थ्योरम को पता होगा कि मास का न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नहीं उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसीलिए केमिकल रिएक्शन के बाद भी एटम्स की संख्या बराबर रहती है, तब तो मास कंजर्व रहेगा ना, इसीलिए। अब राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। हाँ, एक बात और अब याद ध्यान रखना कि जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो जो भी उसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं उनका उनका स्टेट्स भी लिखा जाता है, यानी लिक्विड स्टेट में है, गैस स्टेट में है, या सॉलिड स्टेट में है, या एक्वस स्टेट में है। एक्वस उसके लिए यूज किया जाता है कि अगर कोई मटेरियल है, पानी का सोल्यूशन है, पानी में घुला हुआ है। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सोल्यूशन इन वाटर, तब एक्वस यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला इक्वेशन था उसमें से आयरन सॉलिड फॉर्म में था, तो उसके बाद में इस लगा दिए। वाटर गैसियस फॉर्म में था तो उसके बाद में जी लगा दिए। और Fe3O4 सॉलिड स्टेट में था तो उसके बाद में इस लगा दिए ब्रैकेट में। और H2 था हाइड्रोजन, गैसियस स्टेट में था तो उसके में जी लगा दिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, इनको भी इंडिकेट किया जाता है, जो एरो के निशान लगाते हैं उसके ऊपर या नीचे। हालांकि हमेशा नहीं लिखा जाता है, जब ज़रूरत हो तभी ही। जैसा कि आप देख सकते हो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन तभी होता है जब सनलाइट हो या क्लोरोफिल दोनों की प्रेजेंस में ही होता है। तो इसलिए यहाँ लिखना मस्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको लिखे हैं। और ये इक्वेशन याद रखना आप, 6CO2 एक्वस स्टेट में और H2O लिक्विड स्टेट में जल, एन इक्वेशन याद रखना। यहाँ ग्लूकोज बनता है C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। उसी तरह से CO2 प्लस H2 मिलके 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर CH3OH बनाते हैं। CH3OH मतलब मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल बनाते हैं। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं ये देखते हैं। तो वी हैव लर्नड इन क्लास 9th that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involves the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. यानी कहने का मतलब है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही क्रिएट होते हैं, ठीक है, वो जितना रहते हैं उतने ही रहते हैं। क्या होता है कि कुछ एटम्स हैं दूसरे कंपाउंड के साथ टूट के किसी दूसरे कंपाउंड के साथ लग जाते हैं, या किसी दूसरे कंपाउंड के साथ टूट के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ लग जाते हैं, बस इतना ही होता है। यानी बॉन्डिंग का ब्रेकिंग एंड ज्वाइनिंग होता है, बॉन्डिंग बनना या टूटना, बस यही होता है केमिकल रिएक्शन में। ऐसा नहीं है कि एटम कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। जो भी एटम जितना है रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद भी उतना ही रहेंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, तो इसमें आपको 4 तरह के पढ़ना है इस चैप्टर में। एक तो कंपोजिशन, एक डीकम्पोजिशन, एक डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट। कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, 4 हो गया। एक ऑक्सीडेशन, 5 तरह की इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले कम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट रहेंगे और प्रोडक्ट 1 रहेंगे, यानी रिएक्टेंट साइड में 2 रहेंगे, 2 या 2 से अधिक भी रह सकते हैं। अब प्रोडक्ट 1 बनेगा यानी कंबाइन होगा। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड H2O की प्रेजेंस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो CO जो सॉलिड स्टेट में रहता है उसे क्विक लाइम बोलते हैं। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला एग्जाम पूछता है, तो इसे आप याद रखना। और रिएक्शन के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस स्टेट में रहता है इसे सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, और इसका घर को पोचारा करने में यूज होता है। यहाँ पर एक और बात आप याद रखना कि इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
दो मिलके एक बन गए ना, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन याद रखना। अब जैसा कि आपको बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर, रिएक्शन कराने पर। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही घर का पुचारा करते हैं। तो अब वायु में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है उसके साथ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और यह लाइमस्टोन का भी फार्मूला होता है, मार्बल का भी यही होता है। तो इसी के कारण घर के दीवारें पुचारा करने के 2-3 दिन बाद चमकने लगती है। ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ और एग्जांपल देखो, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। उसी प्रकार से H2O2 रिएक्शन करके H2O बनाते हैं जल, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस यानी एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी दो और मोर, दो या दो से अधिक पदार्थ रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो होता है दोस्तों जिसमें रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होता है, तो उसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनको कराने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, यानी हीट दोगे तभी वह रिएक्शन होगा, तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा एंड एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है। तो एक्जोथर्मिक की डिफिनेशन देखते हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, यानी हीट निकलता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो उसका कुछ एग्जांपल देखते हैं कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो आपको पता ही होगा हीट प्रोड्यूस होता है। डू यू नो द रेस्पिरेशन यानी श्वसन होता है, वो भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये दोनों आप याद रखना। उसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल है वो सड़ गल जाते हैं तो उनसे भी हीट निकलता है, तो वो भी आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इस श्वसन का फार्मूला है तो याद रखना, सी श्वसन होता है तो वहाँ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है। तो ये श्वसन का फार्मूला है रेस्पिरेशन का, तो ये आप इक्वेशन याद रखना। क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2, ऑक्सीजन का प्रेजेंस, ऑक्सीजन होता है ना जरूरत सांस लेने के लिए, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ है। फिर 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, तो इसके साथ 6H2O प्लस एनर्जी, एनर्जी मिलता है। अब देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन हो गया। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिलके, सबस्टांस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था। लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या होगा कि एक प्रोडक्ट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक होगा, टूटेगा। यानी रिएक्टेंट साइड में एक रहेगा, प्रोडक्ट साइड में दो या दो से अधिक रहेगा। हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ द, यहाँ देखो फेरस सल्फेट है उसको हीट दिए तब फेरिक ऑक्साइड बना, उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना, उसके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। तो फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड में आपको पता डिफरेंस पता होगा। ठीक है, आई होप। अब देख लो फेरस सल्फेट FeSO4 ब्रेक करने के बाद Fe2O3 ये बना। तो यहाँ पर ही देख सकते हो एक है रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट में तीन, तो यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। साथ में एक और चीज़ ध्यान रखो कि इसे कराने के लिए हीट की जरूरत पड़ रही है, तो यह एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler product. This is a decomposition reaction. ठीक है। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition या endothermic reaction. जैसा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम एंड CO2 गैस बनेगा। क्विकलाइम एंड स्लैक्ट लाइम दोनों का फॉर्मूला आप याद रखना। उसी तरह से ये भी आपका
डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, साथ में हीट की ज़रूरत पड़ रहा है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। लेड नाइट्रेट, इस फार्मूला जो भी है, ये फार्मूला भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल में लेड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए दे देगा। उसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लिखने के लिए दे देगा, लेड ऑक्साइड को लिखने के लिए दे देगा, तो आपको याद रहेगा तभी तो आप लिखोगे ना। तो इसलिए जो फार्मूला है वो फार्मूला भी आप याद रखना। किधर चला गया? दूसरा चैप्टर आ गया क्या? एक मिनट, केमिकल रिएक्शन वही चैप्टर, डिकम्पोजिशन देख रहे थे ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बैलेंस वैलेंस करना सीख गए थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख रहे थे, यही वाला देख रहे थे शायद। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब एक और, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड वाला एंड सिल्वर ब्रोमाइड वाला। यहाँ पर देखो एक्टिविटी, टेक अबाउट 2 ग्लास सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर। अब कलर देख लो कि क्या कलर है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम्स, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम्स, you will see that white silver chloride turns gray in sunlight. This is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine. यानी सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिल्वर एंड क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और उसका कलर भी ग्रे हो जाएगा, सिल्वर का क्लोराइड का कलर ग्रे हो जाएगा। ठीक है, इसको फोटोग्राफी में यूज होता है। तो आप ये भी याद रखना, सिल्वर क्लोराइड का यूज फोटोग्राफी में यूज होता है। उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाएगा। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है कि 4 कंपाउंड को दे दिएगा और पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। तो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों यूज होता है, आप याद रखना। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हो कि फेरस आयरन है, कॉपर सल्फेट है, तो रिएक्शन के बाद फेरस सल्फेट एंड आयरन सल्फेट एंड कॉपर बन जा रहा है। तो यहाँ आयरन है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। उसी तरह से जिंक एंड कॉपर सल्फेट का रिएक्शन में करा रहे हैं तो जिंक सल्फेट बन जा रहा है, कॉपर एंड जिंक कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट है कि मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है? इसे देखने के लिए मेटल नॉन मेटल वाला जो चैप्टर है उसे देखते हैं। तो देखते हो मेटल नॉन मेटल का जो चैप्टर है उस पर हम आ गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज दिया रहा है, जैसे जैसे इसमें नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी कम होते जा रहा है, यानी ऊपर का एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और नीचे का एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। तो इसे आप याद रखना, पोटेशियम और सभी का एलिमेंट का क्या होता है सिंबल, वो भी याद रखना। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इतना याद रख लेना, आपसे का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आयरन कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, यानी आयरन को कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होना चाहिए। तो देखते हैं कि आयरन कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है कि नहीं। तो आयरन यहाँ देख सकते हो, आयरन यहाँ है और उसके नीचे कॉपर है, यानी कॉपर से आयरन ऊपर है ना, इसलिए आयरन कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार रिप्लेस होगा। जैसा कि आप देख सकते हो सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड है और रिएक्शन के बाद बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है, यानी बेरियम क्लोराइड में जो बेरियम है उसको सोडियम रिप्लेस कर दे रहा है। उसी तरह से सोडियम सल्फेट में जो सोडियम है उसको बेरियम रिप्लेस कर दे रहा है, यानी यह डबल रिप्लेसमेंट हो जा रहा है, इसीलिए यह डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। हालांकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का डिफिनीशन बहुत बड़ा है, लेकिन आपके जो 10th क्लास में जो पढ़ना है बस वही मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं बेकार पे आप में बोझ नहीं डालना चाहता।
ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। जैसा कि देख सकते हो, इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड and this reaction is called oxidation. If a substance loses oxygen during reaction it is said to be reduced. अगर one reaction get oxidized while the other gets reduced during a reaction such reaction is called oxidation reduction reaction. तो यहाँ देख सकते हो कि CuO प्लस H2 को हीट देंगे तो उस कॉपर और हाइड्रोजन बनेगा। कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट जा रहा है, तो कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, H2O बन जा रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे और इसी को रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आगे के क्लास में इसका बिगर डिफिनेशन आप देखोगे 11th-12th में। ठीक है, मोर डिटेल। अब कोरोजन क्या होता है, कोरोजन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू न्यू रहते हैं तो शाइनी रहते हैं, बट गेट कोटेड विथ ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिए जाते हैं तो उनके ऊपर क्या हो जाते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। ठीक है ना, तो उनके ऊपर जो परत चढ़ जाता है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के कारण, वही कोरोजन है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो जाता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, तो उसे ही रस्ट बोलते हैं, इस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट द कलर ऑफ कोटिंग formed on copper and silver when a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, it is said to corrode and this process is called corrosion। यानी कि कोई भी मेटालिक चीज़ है उसके ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर में कोई गैस उसके चलते उसमें कुछ उस पर अटैक आ जाता है, यानी उसके कलर में चेंज आ जाता है, उसमें क्या होता है, उसका डिस्ट्रॉय होने लगता है वो चीज़, तो उस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। तो रस्टिंग के चलते आयरन का डिस्ट्रॉय होता है, आपको पता ही है कि जंग लगता है तो आयरन की उम्र एज कम होने लगती है। रैंसिडिटी क्या हो जाता है, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तेल या वसा में बना हुआ कुछ फूड मटेरियल बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसका टेस्ट बहुत ख़राब लगने लगता है। शुरू शुरू में बहुत टेस्टी लगता है लेकिन बाद में ख़राब लगने लगता है। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यानी जब फैट एंड ऑयल जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो रैंसिड हो जाते हैं और उनका टेस्ट क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड में कुछ ऐसे मटेरियल ऐड कर दिए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो उसे ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अगर कोई वस्तु है उसको एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो ऑक्सीडेशन होने से थोड़ा कम हो जाएगा उसमें ऑक्सीडेशन, क्योंकि एयर बाहर से आ नहीं रहा ना, इसलिए ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। डू यू नो दैट चिप मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बक्स ऑफ चिप विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो जो चिप्स वगैरह जो कंपनियां बनाती हैं तो वो चिप्स के पैकेट में क्या भर देती हैं, नाइट्रोजन गैस भर देती हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, और उसका स्वाद खराब ना हो। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज वाले, इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस है देख लेते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट जो है उसे फाइंड करना है। जैसे ए रिएक्शन है PbO
लेड ऑक्साइड और कार्बन मिलके लेड एंड CO2 बनाते हैं। तो इसमें लेड लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है। तो यहाँ देख लो लेड ऑक्साइड है और यहाँ लेड है, यानी ऑक्सीजन हट गया, लेड रिड्यूस्ड है, तो यह सही है। सही है, तो हमको गलत वाला पता करना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज कहाँ हो रहा है, यहाँ तक कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना, तो ये वाला गलत हो गया। उसी तरह से कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है, गलत फाइंड करना था, सेकेंड वाला गलत है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, हाँ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है। तो इसमें से गलत कौन हो गया, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है। बी गलत है ना, बी गलत है, बी गलत है। ये तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट फाइनल, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये तो क्या है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही। बी इसका आंसर क्या होगा, बी, बी हो जाएगा। बिलो आर इनकरेक्ट, इसमें ऑप्शन सही नहीं लग रहा हमको, बी केवल इनकरेक्ट है। इस तरह से सारे क्वेश्चन सब बना बना के देखिएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।